देशी जनता को सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज तैनात थे। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकी, उनकी व्याकरण और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। उसी से भी उन्हें कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया। विलियम जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास में लगे थे। इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। विलियम जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास के आधार पर पैदा हो सकता है। इस तरह विलियम जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयास और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और अन्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिसे वे पहले ही परिचित थे, जिसे वे आदर महत्व देते थे। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा नहीं दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर का उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में भी। परंतु कंपनी के सभी अफसर इस विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। पूरब की जघन गलतियाँ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण के रचना करने लगे थे। उनका मानना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने
तो दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्रांतवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रथम थे। उनका विवरण उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय यह पढ़ा जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल किया है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बैगिंगटन, मैकाले, ने इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ज्ञान, ऊर्जा और आदेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सब बनाना, उनकी रुचियों और मूल्यों संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप शिक्षा का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी।